पाइनियल ग्लैंड, आपने सुना तो होगा पाइनियल ग्लैंड के बारे में। पाइनियल ग्लैंड बेसिकली कहाँ पर आपको मिलेगा? जैसे आपको पता है हमारे पास हमारा ब्रेन है, ब्रेन में 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिल ब्रेन। उसमें जो फोर ब्रेन है उसमें फिर से 2 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन। तो आपको पता है डायनसेफेलॉन में स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं थैलामस। तो थैलामस का ऊपर वाला पार्ट होता है एपिथैलेमस, उसके नीचे वाला पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई आपके डायनसेफेलॉन की जो रूफ है वो है आपका एपिथैलेमस, उसकी जो वॉल है वो क्या है आपका थैलामस, और उसका जो फ्लोर है वो क्या है हाइपोथैलेमस। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं उसके रूफ की, एपिथैलेमस। हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई है कहाँ पर? आपके चैप्टर में आपका जब ब्रेन मैंने आपको सिखाया था, उसका अंदर मैंने आपको सिखाया था भाई ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। फिलहाल वहाँ पर हम सीख रहे हैं पाइनियल ग्लैंड। पहले ऐसा माना जाता था कि पाइनियल ग्लैंड जो है वो बेसिकली किसी काम का नहीं है, लेकिन जब और ज़्यादा फर्दर स्टडी किया गया तो समझ में आया कि नहीं है, ये पाइनियल ग्लैंड जो है आपके रिदमिक साइकिल के लिए, आपकी बॉडी की रिदमिक साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, आपकी बॉडी कब आप कब सोते हो, आप कब उठते हो, इसके लिए आपका वेकअप साइकिल एंड आपका स्लीप साइकिल, यानी स्लीप वेकअप साइकिल क्या करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है। और छोटे बच्चों में तो अक्सर होता है, आपने देखा रहेगा जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो एक फिक्स टाइम पर सोते हैं, एक फिक्स टाइम पर उठते हैं, एक फिक्स टाइम दूध पीते हैं, फिर सो जाते हैं। लेकिन बाद में जब आप टीनेज हो जाते हो 10 साल के 11 साल के, तब फिर आपके अंदर हार्मोन आता है, तब आप क्या करते हो, तो आपके अंदर बहुत सारी अजीब अजीब हरकतें करने का मन करता है, तो उसके बाद जो है फिर आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करते हो। अंडरस्टूड? ठीक है, तो टीनेज में आते आते या फिर आप बोल सकते हो जैसे कोई 11-12 साल का होता है तब ये साइकिल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा शुरू हो जाता है, आपको ये पाइनियल ग्लैंड जो आपके अंदर है वो उतना फंक्शनल नहीं रहता। ये पाइनियल ग्लैंड जो होता है आपको मिल जाएगा कहाँ पर पता है? आपको हमारे बॉडी में तो ऑब्वियसली मिलता ही है, लेकिन धीरे धीरे ये डिस्टर्ब खराब हो जाता है, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। पाइनियल ग्लैंड आपको और मिल जाएगा कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स जैसे कि रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल है स्फेनोडॉन, आपको आगे समझ में आएगा। स्फेनोडॉन, ये स्फेनोडॉन जो होता है एक टाइप का रेप्टाइल है और उसके माथे पर यहाँ होता है। और आपने ये भी सुना होगा कि ह्यूमन इवोल्यूशन में कि भाई एप्स एंड मैमल्स दोनों रेप्टाइल से आते हैं, राइट? एप्स और मैमल्स दोनों कहाँ से आते हैं बेटा? रेप्टाइल से आते हैं। तो रेप्टाइल के पास पहले यहाँ क्या होता था? पाइनियल ग्लैंड यहाँ है, आज भी है। तो वो पाइनियल ग्लैंड पहले हमें भी यहाँ होता था, आपने सुना होगा तीसरी आंखें यहाँ होती हैं, राइट? तो हमारे पास वो होता था और वो फंक्शनल भी होता था, लेकिन ड्यू टू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो धीरे धीरे पाइनियल ग्लैंड कहाँ शिफ्ट होता चला गया? अंदर की तरफ। ठीक है, पाइनियल ग्लैंड बेसिकली लाइट के लिए सेंसिटिव होता है बेटा, लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पाइनियल ग्लैंड अंदर चला गया। अब लाइट को सेंसिटिव करने का यहाँ से ना हो गया, हमारी आँखों से होता है। हमारी आँखों में लाइट जाएगा, लाइट के हिसाब से हमारा पाइनियल ग्लैंड क्या होगा? एक्टिव होगा, सेंसिटिव होगा और अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ये भी देखा रहेगा जब भी आपको सोना है तो आप बोलते हो ना, अरे भाई लाइट बंद कर दो मुझे सोना है, क्योंकि जब तक आपकी आंखों को ये एहसास नहीं होगा कि अंधेरा हो गया है तब तक आपकी आंखों से वो अंधेरा अंदर जाएगा नहीं। तो लीस्ट लाइट आंखों में जाना चाहिए, राइट? ना जीरो लाइट। जब आपके आंखों जाएगा तो आपके पाइनियल ग्लैंड क्या करेगा वो बेटा? स्टिमुलेट करेगा, भाई यार चलो ठीक है अंधेरा हो गया, यानी रात हो गई, आप क्या करो? सो जाओ। अंडरस्टूड? तो ये आपके स्लीप साइकिल वेकअप साइकिल के लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा ठीक है, ये आपको मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया। चलिए देखते हैं आपको स्लाइड में क्या मिलता है। Pineal gland. It is a small endocrine gland attached to the roof of third ventricle of brain. It consists of masses of neuroglia and secretory cell called as pinealocytes या pinealocytes. Earlier it was considered as a vestigial structure, but it is prominent gland. Prominent is what beta? Active, functional gland till childhood. But gradually it atrophies with the onset of puberty. Atrophies का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाना। ठीक है, जैसे आप प्यूबर्टी में हिट करते हो या फिर जैसे आप एडोलेसेंस में या टीनेज में एंट्री करते हो, धीरे धीरे ये कमजोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा
हमारे पानी ग्लैंड में एक्चुअली क्या होता है, एक कंडीशन हम इसको बोलते हैं ब्रेन सैंड। धीरे धीरे आफ्टर द एज ऑफ 12 आपके पानी ग्लैंड में कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता है हमारे बॉडी में भर भर के होता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट आपके पानी ग्लैंड में क्या होता है, स्टोर होना शुरू हो जाता है। और उसी स्टोरेज की वजह से आपका पानी ग्लैंड डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेन सैंड, या उसको बोलते हैं सेरेब्रली। क्या बोलते हैं बेटा? सेरेब्रली। ये आपको आना चाहिए। ब्रेन सैंड क्या है? ब्रेन सैंड एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर आपके पाइनियल ग्लैंड में कैल्शियम कार्बोनेट स्टोर हो जाते हैं और धीरे धीरे इसकी वजह से आपका जो पाइनियल ग्लैंड है वो डिसएक्टिव या फिर इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका जो है यहाँ पर आपका ये आता है, ये बेटा आपका ये थैलामस पार्ट है, ये आपका क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये वाला पार्ट में क्या क्या था आपका, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और क्या था बेटा आपका पोन्स वेरुलाई। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स वेरुलाई, फिर मतलब जिससे यहाँ पर, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वही पूरा क्या आपका थैलामस है, क्या ये थैलामस, ठीक है। अच्छा, अब इसका जितने भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो आपके पानी ग्लैंड के स्ट्रक्चर में अलग अलग टाइप के सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सेल्स को आप देखो, सभी सेल में कॉमन चीज मिलेगी, न्यूक्लियस। और मैंने आपको जो सिखाया है कि जब आप न्यूरॉन्स पढ़ रहे हो या फिर ब्रेन पढ़ रहे हो तो ब्रेन में न्यूक्लियस का क्या ये मतलब होता है। द न्यूक्लियस स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। मैं आपको सिखाया था, जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहाँ जहाँ पर सेल बॉडी क्या होंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। सेल बॉडी आपको पता है, साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। जहाँ जहाँ न्यूरॉन के सेल बॉडी कलेक्ट होते हैं पूरे स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन अगर यही कलेक्शन ऑफ आपके सेल बॉडी कहाँ हो रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो रहा है, तब उसे हम क्या बोलते हैं पता, तब उसे न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, तब हम उसे बोलते हैं गैंग्लिया। तो गैंग्लिया भी क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, न्यूक्लियस भी क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। पर डिफरेंस क्या है, इस सेल बॉडी के अंदर जब आप सेल बॉडी बोलते हो तो सीएनएस का पार्ट है, और गैंग्लिया बोलते हो आपके बेटा वो पीएनएस का पार्ट है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, ठीक है। यहाँ से दो हार्मोन आता है, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। मेलाटोनिन सेरोटोनिन ये हार्मोन भी है, ठीक है, और ये एक टाइप का जो है न्यूरोट्रांसमीटर भी है। या बेसिकली बोल दो कि जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो एक टाइप के हार्मोन ही होते हैं, ठीक है। मेलाटोनिन जो है ये बेसिकली रात में काम करता है जब अंधेरा हो जाएगा, और सेरोटोनिन कब काम करेगा, ये डे टाइम पर काम करेगा, ठीक है। जैसे ही अंधेरा होता है तो आपकी आंखों को सेंस मिल जाता है कि भाई अंधेरा हो गया, तो आपके पानी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है बेटा, मेलाटोनिन, और आपको फिर नींद आना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपने सुना कई सारे लोग दवाइयाँ खाते हैं नींद की, तो वो एक्चुअली आपके पानी ग्लैंड से क्या करता है, नींद आने का मैसेज भेजता है कि भाई नींद आने का समय हो गया, आपको सुला दो। समझा आपको, ठीक है। जैसे अंधेरा, जैसे आपका आंखों के सामने कभी लाइट चालू होती है, आप सो रहे हो, लाइट चालू हो तो आप बड़ी चिड़चिड़ी हो जाते हो ना, कुछ इस तरह इम्पैक्ट, क्योंकि आपकी आंखों क्या मिल गया, लाइट, और अभी तक आपका जो है स्लीप साइकिल पूरा नहीं हुआ है, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, और इसकी वजह से और मेलाटोनिन कम हो जाएगा, बिकॉज लाइट आएगा तो पहले मेलाटोनिन कम होने वाला है, तो क्या सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा आपका, सेरोटोनिन, जिससे वजह से आपको उठना पड़ेगा। तो आपकी बॉडी उस मोड ऑफ चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए आप चिड़चिड़े हो जाते हो शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। मेरा सेरोटोनिन, मेलाटोनिन। अच्छा, ये दोनों ही जो हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन में जो प्रिकर्सर है वो एक अमीनो एसिड, इसका नाम है ट्रिप्टोफैन। और आपको बता दो ट्रिप्टोफैन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो ट्रिप्टोफैन इज अ प्रिकर्सर, और ये दोनों क्या है आपके, ट्रिप्टोफैन जो है बेसिकली आपका ये एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। दोनों को साथ में मिलाकर बोलते हैं इसको,
क्या ट्रिप्टोफैन। भाई साहब मैंने ये बोला बेटा कि ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर है, मतलब ये दोनों हार्मोन बनते किससे हैं? ट्रिप्टोफैन से बन रहे हैं। एक्चुअली मेलाटोनिन में सेरोटोनिन में क्या होता है? सेरोटोनिन मेलाटोनिन में क्या होता है? कन्वर्ट होता रहता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट होगा मेलाटोनिन में, वो कन्वर्ट होगा सेरोटोनिन में, फिर सेरोटोनिन कन्वर्ट होगा मेलाटोनिन में, फिर कन्वर्ट होगा ट्रिप्टोफैन में। बॉडी के अंदर ये प्रोसेस होते रहते हैं, तभी तो हमारी बॉडी में क्या एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों हो रहे हैं, ठीक है? ओके, फिर देखिए pineal gland, it is also called as biological clock of the body because it shows rhythm in the secretion of its own hormone. Level of melatonin is more during photophase, रात के समय पे darkness, and level of serotonin is more during photophase. तो M से melatonin moon, S से serotonin sun, आपको याद रखना होगा, ठीक है? ये देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्ड आई और पैरापाइनियल आई, और ये बेसिकली आपको लाइट को रिसीव करने का काम किस में करता है? लोअर एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, एग्जांपल स्फेनोडॉन। आप देख सकते हैं स्फेनोडॉन का ये यहाँ पर है, इसके यहाँ फोरहेड के सेंटर में होता है छोटा सा स्ट्रक्चर, जहाँ से वो लाइट को क्या करता है? वो रिसीव करने का काम करता है, ठीक है? देख लीजिए, ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट हो रहा है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, वो कन्वर्ट किस हो रहा है बेटा? सेरोटोनिन, वो कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल सेरोटोनिन, फाइनल कन्वर्ट किस हो रहा है? मेलाटोनिन। तो ट्रिप्टोफैन से बनता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन से बन रहा है आपका मेलाटोनिन। ये आपका दिन में हो रहा है, ये आपका रात में हो रहा है, फिर जैसे रात से दिन होगा वापस से सेरोटोनिन बनेगा, वापस से मेलाटोनिन बनता रहेगा। ये साइकिल जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड होता रहेगा, टू एंड फ्रो होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द लाइट प्रेजेंस। ये देखिए, मेलाटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24-hour rhythm of our body. For example, it helps in maintaining the normal rhythm of sleep, wake cycle and body temperature. I hope कई बार आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब कभी आप सो रहे हो रात को, राइट? आप जब सोए और 1-1.5 घंटे बाद कोई आपको उठा देता है किसी भी कारण से XYZ, तो आपको लगता नहीं है कि आपकी पूरी बॉडी गर्म हो गई है, अंदर से जल रही है? आपके जो हाथ पैर होता है, ये जो आपका जो पाम होता है, राइट, आपके जो तले होते हैं, यानी कि आपका सोल होता है, तो काफ़ी गर्म फील होता है, राइट? ऐसा होता है क्यों? क्योंकि एक्चुअली आपका स्लीप वेक साइकिल क्या हो गया है? डिस्टर्ब हो गया है, जिससे वजह से आपके बॉडी का जो रेगुलेशन है, बॉडी का जो टेम्परेचर, वो भी क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? It also influences metabolism, pigmentation, and the menstrual cycle as well as our defense capability. आपने सुना होगा अक्सर जो लोग नाइट ड्यूटी एंड डे ड्यूटी दोनों करते हैं, उनका जो स्पेशली गर्ल्स का या वीमेंस का, उनके जो पीरियड्स के टाइम होते हैं वो अक्सर चेंज होते रहते हैं, उनका जो पीरियड्स का डेट होता है वो आगे पीछे होता रहता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो जो नर्सेस होती हैं, देखो उनका एक हफ्ता डे होता है, एक हफ्ता नाइट होता है, राइट? तो ये क्या कर रहा है? ये उनके स्लीप साइकिल को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, जिससे भी उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी पीरियड्स, वो भी क्या होता है? कई बार डिस्टर्ब होते रहते हैं। सेम विद द एयर होस्टेस, मान लीजिए इंडिया से वो निकलती है यूएस के लिए, लगभग 8 से 9 घंटे का ट्रैवलिंग होता है वो, ठीक है? अब वो ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर निकले वो शाम को 6 बजे, वहाँ पहुँच गए सुबह 4 बजे, तो यहाँ भी सो नहीं पाए, वहाँ भी सुबह वहाँ भी सो नहीं पाए, तो पूरा जो नाइट का टाइम हो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो इसकी वजह से भी क्या होता है? पीरियड्स में चेंजेस आते हैं, पीरियड्स के डेट्स आगे पीछे होते रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि नींद होना बहुत ज़रूरी है, नींद का आना बहुत ज़रूरी है, और सही टाइम पे सही अमाउंट ऑफ स्लीप बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है? ना अति होना चाहिए, ना बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए। इट हैज़ टू बी अ परफेक्ट रेंज, अंडरस्टूड? और ये नींद का भी जो रेंज है वो बेटा एज टू एज क्या करता है? मैटर करता है। एक छोटे बच्चे को कम से छोटा बच्चा मतलब जो लगभग 2 साल तक का होता है, तो उसको कम से कम 12 से 14 घंटा सोना चाहिए। उसके बाद जब स्कूल जाना शुरू करता है तो कम से कम उसको 10 घंटे नींद मिलनी चाहिए।
उसके बाद जब वो किस में एंट्री करता है, 10 साल का हो जाता है, जब वो एंट्री करता है टीनेज में, तब उसको कम से कम 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। उसके बाद जब वो जॉब पे जाना शुरू करता है तो कम से कम उसके पास 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। उसके बाद तो फिर आप स्ट्रेस के कारण जो आपकी नींद क्या हो जाती है, उसके बाद स्ट्रेस के कारण आपकी नींद क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद देखो फिर आपको डिस्टर्ब हो जाओगे, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नींद आपको प्रॉपर मिलनी चाहिए, कम से कम 7 घंटे की नींद, और 7 घंटे की नींद में भी 6 घंटा डीप स्लीप। डीप स्लीप मैंडेटरी है, जो आपके ब्रेन को रिलैक्स कर देगा। कई लोग नहीं ले पाते और दिन भर चिड़चिड़े रहते हैं, समझा आपको? ठीक है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। इट प्रमोट स्लीपीनेस। बेटा कौन है वो? मेलाटोनिन क्या करता है? स्लीपीनेस को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। ठीक है, एनी डाउट? ये सारे पॉइंट आपके नीड से हटा दिया गया। एक्चुअली ये वाला पॉइंट भी नहीं है, नीड पर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जितना इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना चाहिए वो आपको सिखा दिया। ठीक है, पाइनिंग ग्लैंड देखो, ड्यूरिंग स्लीप प्लाज्मा लेवल ऑफ मेलाटोनिन इंक्रीजेस 10 फोल्ड। 10 फोल्ड मतलब होता है 10 टाइम। जब सो रहे हो तो उसका लेवल क्या 10 टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? उठने से पहले, जस्ट उठने से पहले इसका लेवल क्या हो जाएगा बेटा? डिक्लाइन, कम हो जाता है। ठीक है, स्मॉल डोज ऑफ मेलाटोनिन गिवन ओरली कैन इंड्यूस स्लीप एंड रीसेट डेली रिदम। मैंने बोला इसको नींद नहीं आती, सो छोटा सा डोज, थोड़ा सा डोज किसका दिया जाता है? मेलाटोनिन का दिया जाता है, जिससे कि उसकी नींद जो है वो आना शुरू हो जाए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर फिर भी कोशिश करते हैं कि भाई आपको अगर नींद आना है तो पहले आप क्या करो? फिजिकल वर्कआउट करो। इतना फिजिकल वर्कआउट करके आप एकदम क्या हो जाओ? थक के टूट जाओ और एकदम गहरी नींद में सो जाओ। डॉक्टर जनरली दवाइयाँ सोने के लिए प्रिस्क्राइब नहीं करते, समझा आपको? ठीक है, मेलाटोनिन इज ऑल्सो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। आपने सुना होगा खूबसूरती बढ़ाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बड़ा जरूरी होता है ना? सुना है? जो खूबसूरत लोग होते हैं वो अच्छे से सोते हैं, वो गहरी नींद में सोते हैं। सुना है? जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती हैं लड़कियाँ, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, ये सभी लोग क्या करते हैं? एक अच्छी नींद लेते हैं, क्योंकि जितना अच्छा नींद लोगे उतना क्या होगा? आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बनेगा, और जितना एंटीऑक्सीडेंट बनेगा आपका स्किन और आपका जो ग्लो है वो ज़्यादा फ्लरिश रहेगा। इसीलिए मेलाटोनिन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसको हम लोग ब्यूटी हार्मोन भी बोलते हैं। ये भी कहा जाता है ना, परियां बहुत सोती हैं तभी तो खूबसूरत होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सोते ही रह जाओ, क्योंकि ज़्यादा सोने वाला सांड भी होता है। ठीक है, वो खूबसूरत तो नहीं होता। तो हमारे मैंने जो बोला एक रेंज होता है ना बेटा, कितना सोना है कितना नहीं सोना है, परफेक्ट रेंज होता है। ये सोने वाले क्या होते हैं? रात को जो है 8-9 बजे सो जाएंगे और सुबह जो है 5 बजे उठ जाते हैं। 9 बजे सोए 5 बजे उठ गए, 7 घंटे की पूरी। 7 घंटे में 1 घंटा डीप, 7 घंटा और उससे 6 घंटा क्या होगा आपका? डीप स्लीप होता है। ठीक है, इसको एंटी एजिंग हार्मोन भी कहा जाता है, बिकॉज मेलाटोनिन क्या करेगा? आपको यंग बनाए रखने में हेल्प करता है। राइट? ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, पाइनिंग ग्लैंड इज एंटीगोनाडल, दैट इज इट डिलेज द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। मतलब ये क्या करता है? सेक्सुअली जल्दी मैच्योर होने नहीं देता। ऑब्वियसली जितना जल्दी सेक्सुअली मैच्योर हो जाओगे उतनी जल्दी बूढ़े भी हो जाओगे। इसीलिए मेलाटोनिन अगर आपके पास आपके बॉडी में सफिशिएंट है, अच्छे सो रहे हो, तो आप जो है बहुत धीरे धीरे क्या करेंगे? आप सेक्सुअल मैच्योरिटी को अचीव करोगे। अच्छा, आपने आजकल नोटिस किया रहेगा, ये जो 8-9 साल के बच्चे हैं उनका भी देखा रहेगा, उनके कई सारे लड़कियों में, बॉयज में तो वैसे अभी नहीं होता, लेकिन लड़कियों में 9 साल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जा रहा है 9 साल के एज में, जबकि 12 साल के एज से शुरू होना चाहिए ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ब्रेस्ट डेवलपमेंट बेटा किससे रिलेटेड है? सीधा सेक्सुअल हार्मोन से। राइट? यानी कि उनकी बॉडी में 8 साल के एज से क्या शुरू हो जा रहा है? सेक्सुअल हार्मोन्स का सिक्रेशन शुरू हो जा रहा है। क्यों?
क्योंकि वो लोग आप देखोगे रात भर किसमें सो रहे हैं, रात में जाग सोते नहीं है, जाते रहेंगे रात को 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे जाग रहे हैं। क्यों? पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेलेटोनिन का लेवल एकदम कम हो जा रहा है और सेक्सुअली बहुत जल्दी क्या हो जा रहा है, वो मैच्योर। ठीक है, अंडरस्टूड। और हमारे टाइम पर तो ऐसा था कि भाई मतलब हम लोग 15 साल के भी थे तब हमको लगता है 15 साल का, ये तो हमें लगता है 5वीं कक्षा का बच्चा है। ठीक है, और अभी तो किसी 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को देख लो, 6th और 7th का चले जाए तब तक 10th स्टैंडर्ड की बच्ची है वो, फिजिकली इतने ज़्यादा मैच्योर हो जा रहे हैं। कारण ये एक कारण है, ऐसा ये अकेला कारण नहीं, ये उस कारणों में से एक है। दूसरा कारण तो डाइट भी है। आप जो डाइट आप जो खा रहे हो उसमें भर भर के शुगर, भर भर के सॉल्ट और भर भर के कोलेस्ट्रॉल होता है ना। अजीनो लगभग हर चीज़ में डाल रहा है आज। जैसे आप लोगों को बिरयानी काफ़ी पसंद होगी, बाहर की बिरयानी, क्यों बाहर की बिरयानी इतनी पसंद आ रही है? ऑब्वियसली वो लोग क्या डाल रहे हैं उसके अंदर, अजीनो डाल रहे हैं। अजीनो आप जानते ही हो, अजीनो का केमिकल है मोनो सोडियम ग्लूटामेट, जो आपके टंग पे जो टेस्ट बड है उन्हें क्या करता है, स्टिम्युलेट करता है, जिसकी वजह से खाना आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालता है। चलिए, आई होप आपको पानी लाइन पूरा समझ में आ गया, राइट। किसको कुछ पूछना है तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, फिर कंटिन्यू करेंगे। नहीं भाई पॉज कर दे 2 मिनट के लिए। अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड ये कहाँ होता है, ये हमारे चेस्ट वाले पार्ट में होता है। यहाँ पर एक बोन होती है जिसे कहा जाता है, वही बताएगा, यहाँ पर बोन, यहाँ पर ना हाइड्रोइड बोन, कम ऑन, ये हाइड्रोइड बोन नहीं है, स्टर्नम, वेरी गुड, क्या बोलते हैं इसको, स्टर्नम। और कॉमन भाषा में से ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। स्टर्नम आपका ऊपर होता है, राइट, इस तरह से प्लेट होता है, नीचे आपका हार्ट है यहाँ पर, तो स्टर्नम और हार्ट के बीच में, हार्ट में भी कहा बेटा एओर्टा, आपने पढ़ा था हार्ट में एओर्टा होता है, तो स्टर्नम और एओर्टा के बीच में जगह होती है जहाँ पूरे इतने बड़े साइज में आपको मिल जाएगा। जब आप पैदा होते हैं तब इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 30 से 35 ग्राम का होता है ये। लेकिन जैसे जैसे आप टीनेज में एंट्री करते हो, उसके बाद आप ग्रो होना शुरू करते हो, वैसे वैसे इसका साइज लगातार क्या होता है, रिड्यूस होता चला जाता है। तो जब आप 50 के आसपास पहुँचते हो तो इसका साइज लगभग इतना बड़ा हो जाता है। और ये हमारे इम्यून सिस्टम का स्ट्रक्चर है। थाइमस ग्लैंड जो है बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। लेकिन हार्मोन रिलीज करने के साथ साथ ये जो है हमारे अंदर एंटीबॉडीज या WBC या इम्यून सेल्स को भी क्या करता है, बनाता है। आपने नाम सुना होगा, अलग अलग टाइप के हमारे पास WBC होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। एक ग्रैन्युलोसाइट के अंदर अगर देखोगे तो आपको दो चीज़ मिल जाएंगे, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट में 2 टाइप हो जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। उसमें जो टी लिम्फोसाइट है बेटा, टी, और टी का मतलब होता है थाइमस, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो लिम्फोसाइट है वो कहाँ बन रहा है, वो आपका बनता है बोन मैरो में। बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो है वो आपका बनता कहाँ पर है, बोन मैरो में, और मैच्योर भी कहाँ होता है, बोन मैरो में, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हो टी लिम्फोसाइट, बनता कहाँ पर है, बोन मैरो में, और वो इमैच्योर कंडीशन में कहाँ भेज दिया जाएगा, आपके थाइमस ग्लैंड के अंदर, और वहाँ पर थाइमस ग्लैंड क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है टी लिम्फोसाइट में। समझा आपको? तो वहाँ टी का मतलब क्या होता है, थाइमस। तो आप बोल सकते हो कि आपका जो थाइमस ग्लैंड है वो बी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर है, स्कूल है, गाइडेंस सेंटर है, जहाँ पर बी लिम्फोसाइट को क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। समझा? क्या देंगे वो लोग, ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग बड़ी खतरनाक होती है। जितने भी बी लिम्फोसाइट पहुंचते हैं टी बनने के लिए थाइमस के अंदर, उनमें से 90% से लेकर 97% तक क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ज़बरदस्त ट्रेनिंग, इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग कि 97% ट्रेनिंग के दौरान ही मारे जाते हैं। सिर्फ 2 से 3% ही क्या होते हैं, जिंदा बचते हैं, और वो हमारे बॉडी के सबसे
स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यून सेल्स में से एक होते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसका मतलब अगर किसी का थायमस ग्लैंड क्या हो जाए, कमजोर हो जाए या साइज रिड्यूस हो जाए तो उसका इम्यून सिस्टम भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। और आपको समझ में आ रहा है 50 की एज तक 40-50 में काफ़ी हद तक छोटा हो जाता है, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाता है। इसीलिए 50 के बाद बहुत सारी बीमारियां आपको होने लगती हैं। सर इसको रोकने के लिए क्या करना? इसको रोकने के लिए आप कुछ मत करो। इंसान बहुत कुछ रोकना चाहता है, इंसान चाहता है हम बूढ़े भी ना हो, इंसान चाहता है हम मरे भी ना, इंसान चाहता है हम एक बार खाना खा ले जिंदगी भर के लिए पेट भर जाए हमारा, है ना। इंसान चाहता है कि एक ऐसा आँख बंद करूँ, आँख खोलूँ, मुझे क्या मिल जाए, पैसे का बंडल मिल जाए, पैसे की पूरी कोई बैग मिल जाए। इंसान बहुत कुछ सोचता है लेकिन सारी चीज़ उसके हाथ में नहीं है। रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो वो आप देखो। भविष्य में अगर आपके पास कुछ ऐसा आपने कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप की है जिसकी वजह से आप इस थायमस ग्लैंड को छोटा होने से रोक सकते हो, तब तो आप बिलियनियर है फिर, क्योंकि हर कोई चाहेगा मेरा थायमस ग्लैंड क्या हो, श्रिंक ना हो, छोटा ना हो, इम्यून सिस्टम क्या रहे, डेवलप रहे मेरा। समझा आपको? तो भविष्य में ये भी एक स्कोप है कि कैसे लोगों को जो है खूबसूरत बनाए रखें, कैसे लोगों का जो है इम्यून सेल बनाए रखें, कैसे लोगों का हार्ट कोलेस्ट्रॉल फ्री रखा जाए। तुम कुछ भी खा लो, तुम रोज जो 2 लीटर तेल पियो, लेकिन तुम्हें कभी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ तो दवाइयाँ होंगी ना, बना सकते हैं आप। भविष्य में तो भाई बायोलॉजी और साइंस द फील्ड ऑफ ओशियन, यहाँ पर भाई मतलब अनलिमिटेड क्या है आपके पास स्कोप है। आप जहाँ पर हाथ डालो, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर दो। ठीक है, फिलहाल क्या कर सकते हैं वो तो अभी तक किसी ने सोचा नहीं इसके बारे में, और जिसने सोचा है अब तक फिलहाल रिवील नहीं किया। एनी डाउट? ठीक है, चलिए समझते हैं। Can you see this? ये क्या है आपका थायमस। ये आपको दिख रहा है, ये आपके दोनों लंग्स हैं, लंग्स के अंदर के बीच में जो जगह दिख रहा है, इस जगह को बोलते हैं मीडियस्टीनम। और इस मीडियस्टीनम में क्या रखा होता है आपका हार्ट, और ऊपर की तरफ क्या होता है आपका एओर्टा। एओर्टा के ऊपर होता है ये, और आपके स्टर्नम के नीचे होता है, बिटवीन एओर्टा एंड स्टर्नम, मीडियस्टीनम के अंदर। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, थायमस ग्लैंड है। ठीक है, इट इज अ बायलोब्ड ऑर्गन, बायलोब मतलब 2 लोब है, राइट एंड लेफ्ट, located in the mediastinum between sternum and aorta. It is the aorta. It is not aorta. It is aorta. आप जब बोले तो ऐसा लगना चाहिए आप किसी अच्छी साइंस की फील्ड से पढ़े लिखे हैं। It is not aorta. It is aorta. And enveloping layer of connective tissue hold the two legs fused together, but a connective tissue कैप्सूल सेपरेट द टू। एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो दोनों को जोड़ के रखता है, साथ में रखेगा, लेकिन उनके बीच में कैप्सूल भी जो दोनों को अलग में रखता है। मतलब दोनों के ऊपर कैप्सूल का बेटा लेयर तो है जिसके वजह से दोनों सेपरेट है, लेकिन दोनों सेपरेट मतलब अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही जगह पे बिकॉज ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू दोनों को साथ में रखता है, लेकिन कैप्सूल दोनों को सेपरेट रखता है। समझा आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Also called as training school of T lymphocyte। ठीक है, डीपली स्टैंडिंग आउटर कॉर्टेक्स इसमें होता है। अंदर वाला पार्ट क्या होता है बेटा आपका, सॉरी बाहर वाला पार्ट होता है आपका कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट क्या होता है इसके अंदर, मेडुला। हमेशा आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। अकॉर्डिंग टू द इम्यूनिटी थ्योरी ऑफ एजिंग, degeneration of thymus is one of the cause of aging। समझा आपको? ये भी एजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो मेलाटोनिन भी है, मेलाटोनिन कम हुआ तो भी एजिंग होगा, आपका थायमस ग्लैंड भी वीक हुआ तो भी एजिंग होगा। एनी डाउट? ठीक है, थायमस में से कौन कौन से सेल्स होते हैं ध्यान देना, ये सारे सेल्स हैं, ये टी सेल्स हैं। ठीक है, आपके डेंड्राइटिक सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स है, और बेटा क्या आते हैं, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस शायद आपने पढ़ा है, राइट? पढ़ा है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं?
मैक्रोफेज टाइप के सेल्स होते हैं जो दूसरे सेल को क्या करेंगे, खा जाएंगे। मैक्रो मतलब बड़ा, फाज मतलब खा जाना, अंडरस्टूड। ये किसी बड़े बड़े सेल को मिलकर क्या करेंगे, खा जाएंगे, इनको क्या बोलते हैं, मैक्रोफाजेस। और बेटा हमारे बॉडी में दो ही मैक्रोफाज होते हैं, हमारे अगर WBC की बात तो दो ही टाइप के सेल्स होते हैं जो मैक्रोफाज का काम करता है। एक होता है आपका न्यूट्रोफिल्स, क्या बेटा, न्यूट्रोफिल्स, ये आपका मैक्रोफाज है, ठीक है। एक होता है मोनोसाइट्स, ये भी क्या है बेटा, आपका मैक्रोफाज है, ठीक है। एनी डाउट? Thymus. Immature T cells, pre-T cells migrate from red bone marrow to the cortex of the thymus where they proliferate and mature. Epithelial cells help educate the pre-T cells. तो उसमें जो एपिथेलियल सेल है वो क्या करता है, आपके जो बी लिम्फोसाइट निकले हुए, बी से निकला हुआ है, टी में पहुंच गया तो उसको ट्रेनिंग दे रहा है। कौन दे रहा है ट्रेनिंग? एपिथेलियल सेल्स, राइट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सिलेक्शन, क्योंकि हर कोई इसके अंदर जिंदा बचने वाला नहीं है। क्या जान दो, वेरी गुड, जाने दो। देखो चप्पल की बात करो ना बेटा, आप बैठे बैठे आपको कोई चप्पल चुरा लिया तो आप उसके जीजा जी हो गए तो आप खुश जाओ, वो अपनी बहन की शादी आपसे करवाएगा, समझा आपको। अक्सर जूता चुराने के लिए जीजा जी का जूता चुरा जाता है, चप्पल तो चुरा जाता है कि नहीं। कांग्रेचुलेशन, वो आपको अपनी बहन से शादी करवाने तैयार है, ठीक है। तो जिसने भी जूता चुराया है प्लीज, अच्छा दोस्तों को पता था भाई किसने चप्पल चुराया है, सो प्लीज कल से आप उनको क्या बोलेंगे, साले साहब, ठीक है। और जिसने चुराया वो आपको भाई को क्या बोलेगा, जीजा जी, ठीक है। साली हम रहेंगे तो जरा जरा एंजॉय करेंगे, ठीक है। और सब बोलना उसको साले साहब, क्योंकि जीजा का दोस्त क्या होता है, जीजा ही होता है। ओके, यहाँ पर These cells क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, थायमिक हार्मोन, जो मैंने आपको बोला कौन सा हार्मोन बेटा, थायमिक हार्मोन। आगे बहुत सारा टाइप का थायमिक हार्मोन भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और थायमिक हार्मोन क्या करेंगे, आपकी टी सेल को मैच्योर करेंगे। देखो हुआ क्या, बी सेल आपका जो पहले तो लिम्फोसाइट क्या हुआ, निकला कहाँ से, बोन मैरो से, और कहाँ पहुंच गया, आपके मेडुला में। किसके मेडुला में बेटा, तो पहुंच गया आपके थाइमस के मेडुला वाले पार्ट में पहुंच गया, मेडुला नहीं सॉरी, ये आपके थाइमस के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में पहुंच गया। जैसे कॉर्टेक्स ने पहुंचा, कॉर्टेक्स ने क्या देखा, अच्छा ये तो अभी प्री मैच्योर है, अभी मैच्योर तो हुआ नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स उसे क्या करेंगे, ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे, सिखाएंगे, राइट। उसके दौरान बहुत सारे लोग मर जाएंगे, लगभग 97% से लेकर 98% क्या हो जाएंगे बेटा, मार जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर कौन एंट्री करेगा, आपका थायमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थायमोसिन हार्मोन। जो जिंदा बच गए हैं, जो जिंदा बच गए उन्हें क्या करेगा, वो मैच्योर करवाएगा। क्या करवाएगा, मैच्योर, ठीक है। एंड अबाउट 2% ऑफ डेवलपिंग टी सेल्स सर्वाइव इन द कॉर्टेक्स। सिर्फ कितने परसेंट सर्वाइव करते हैं, 2%। बाकी सब जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों में इनका साइज कितना होता है, लगभग 70 ग्राम तक होता है, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो कितना बनता है, सिर्फ 3 ग्राम हो जाता है, बिकॉज वो एट्रोफाई होता है। एट्रोफाई का मतलब श्रिंक होना, रिड्यूस होना, डीजेनरेट हो जाना, अंडरस्टूड, ठीक है। लेकिन ये सोचता है कि भाई मैं तो कुछ सालों में मर जाऊंगा, थाइमस तो पता है कुछ सालों में खत्म हो जाने वाला हूँ, तो खत्म होने से पहले वो क्या करता है, आपके अंदर सेकेंडरी इम्यून सिस्टम को एक्टिव करके चला जाता है। सो देखो, बिफोर थाइमस atrophies, it populates the secondary lymphatic organs and tissues with the T cells. बाकी जो आपके लिम्फ ऑर्गन्स है, लिम्फ नोड्स, उन्हें क्या कर देगा, वो एक्टिव कर देगा, भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा काम तुम क्या करोगे, टेक ओवर करोगे, ठीक है। ये कौन कर रहा है, थाइमस ग्लैंड करता है। देख लीजिए कौन कौन सा हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन फैक्टर, ठीक है, थायमिक फैक्टर, थायमिक ह्यूमरल फैक्टर एंड थाइमोथ्रिप्सिन
पोएटिन, ये सब मिलके क्या करेंगे आपके टी सेल्स को मैच्योर करने का काम करते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? पॉज कर दो प्लीज। आपको आई होप आपको समझ में आ गया मैंने अब तक क्या सिखाया। ठीक है, अब शुरू करेंगे इसके अंदर नया टॉपिक, मतलब उसी के अंदर हमारा नया टॉपिक क्या है, पैंक्रियास। पैंक्रियास नाम तो आपने सुना होगा आपके ह्यूमन न्यूट्रिशन में, है ना, डाइजेशन वाला चैप्टर वाला, राइट। पैंक्रियास जो है ये भी दो काम कर रहा है, एक तो हार्मोन सिक्रेशन का काम तो कर रहा है, दूसरा ये क्या कर रहा है, ये डाइजेशन का भी काम करता है। पैंक्रियास से निकलने वाले जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसमें आता है आपका अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लिपेज एंड इसमें से क्या निकलता है आपका ट्रिप्सिनोजेन। क्या निकलता है बेटा? ट्रिप्सिनोजेन। और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं, सॉरी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं आपके डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, राइट। पैंक्रियास में बेसिकली अगर आप देखोगे तो पैंक्रियास के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। जितने भी ग्लैंड है बेटा, चाहे कोई भी ग्लैंड, चाहे वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो, थायमस ग्लैंड हो, पैराथायमस ग्लैंड हो, आपका थायमस कोई भी हो, कोई भी ग्लैंड हो, अगर उसमें से क्या निकल रहे हैं, हार्मोन्स निकल रहे हैं बेटा, तो हार्मोन्स के लिए स्पेशलाइज्ड क्या है हमारे पास, सेल्स होते हैं। आपको याद है हम लोगों ने जब क्या पढ़ा हुआ था, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसके देखो अलग अलग टाइप के सेल्स मैंने पढ़ाए गए, राइट। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में जहाँ निकलता है ग्रोथ हार्मोन, उसको हमने क्या बोला, सोमैटोट्रॉफ। जहाँ TSH निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको क्या नाम दिया था, थायरोट्रॉप्स। जहाँ से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रॉप्स। वो सेल्स होता है बेटा स्पेशल, जहाँ से वो निकल रहे हैं। हालांकि वो सेल्स एक ही के अंदर है, पिट्यूटरी के अंदर है, इसीलिए पिट्यूटरी में सब निकल रहे हैं। वैसे ही हमारे पैंक्रियास में भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो क्या सीक्रेट करते हैं, हार्मोन्स। उन सेल्स को, उन कलेक्शन ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल्स, पीपी सेल्स ये इन्वॉल्व होते हैं। अल्फा सेल क्या करता है, ये रिलीज करता है बेटा ग्लूकागॉन। जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, अब ऐसा नहीं खाली ग्लूकागॉन अकेला कर रहा है बेटा, और भी सारी चीजें आएंगी। आपने लास्ट टाइम जो मैंने आपको सिखाया था एड्रिनल ग्लैंड, उसमें मैंने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिखाया था, वो भी क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। समझा आपको? ठीक है। दूसरा, इसमें जो बीटा सेल होता है वो क्या करेगा, इंसुलिन के लेवल को बढ़ाएगा। यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो उसको कम करने के वापस नॉर्मल पे लेकर आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंसुलिन। ठीक है। तीसरा इसमें आता है आपका सोमैटोट्रोपिन, सॉरी आपका डेल्टा सेल जो रिलीज करता है सोमैटोट्रोपिन या सोमैटोस्टैटिन, सॉरी सोमैटोस्टैटिन। ये क्या करेगा, ये एक्चुअली आपके अल्फा एंड बीटा सेल दोनों क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ये मेक श्योर करता है कि भाई दोनों आपस में क्या रहे, कंट्रोल करिए, दोनों को इनहिबिट करने का काम करता है। यानी ग्लूकागॉन ज्यादा होगा तो उससे क्या करेगा, कम, इंसुलिन ज्यादा होगा तो उससे भी क्या करेगा, कम। फिर पीपी सेल्स, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये क्या करेगा बेटा, ये रिलीज करता है हार्मोन, कौन सा, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है। और ये क्या करेगा, आपके पैंक्रियास से निकलने वाले जो डाइजेस्टिव जूसेस है उन्हें क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, उन्हें क्या करेगा, कम करवाएगा कि भाई अब इतना डाइजेशन हमको, इतने जूसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इनहिबिट करने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहा है बेटा, इनहिबिट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। हमारे पैंक्रियास आप देख सकते हैं, पैंक्रियास ये पैंक्रियास आपको देखिए डॉट डॉट बने हुए सब, ये सारे जो डॉट्स दिख रहे हैं वो सारे सभी सेल्स को हम बोलते हैं एसिनार सेल्स या एसिनी। क्या बोलेंगे, एसिनार सेल्स, या फिर क्या बोलेंगे इनको, एसिनी। तो हमारे पूरे पैंक्रियास में 90 से लेकर 95% क्या मिलेंगे आपको, एसिनार सेल्स। खाली आपको 2 से 3% क्या मिलेंगे आपको, लैंगरहैंस, आइलेट्स और लैंगरहैंस मिलेंगे। अलग अलग पूरे पैंक्रियास में थोड़ा यहाँ पर, थोड़े वहाँ पर, थोड़े यहाँ पर, थोड़े यहाँ पर, तो टोटल परसेंट 2 से 3% ही होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। आप देख सकते हैं आपका रियल क्या है, ओरिजिनल पैंक्रियास।
Pancreas is a both endocrine gland as well as exocrine gland. Its length is about 12.5 to 15 centimeter in length. It is located at the curvature of duodenum and consists of a head, a body and tail. ठीक है, this is head, this is body, this is tail. Head, body, tail. समझा आपको? Any doubt? Duodenum किसका पार्ट है बेटा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, duodenum, jejunum, ileum. तो duodenum का जो कर्वेचर है, कैन यू सी हियर? ये देखिए आपका बेटा, ये क्या है? ये स्टमक है. क्या ये स्टमक? स्टमक में देखिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटिन्यू हुआ है. तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट को बोलते हैं duodenum. क्या होता है बेटा? duodenum. तो duodenum से ये कनेक्टेड है, कर्वेचर से कनेक्टेड है ये. और आप देखिए पूरा पूरा का क्या है? पैंक्रियास. आपको दिख रहा है पैंक्रियास में बेटा पे डक्ट दिख रही है? ये डक्ट है, इसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट. क्या बोलते हैं? और इसमें जो एक और भी डक्ट होती है, इसको बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट. अब आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि पैंक्रियाटिक डक्ट को और क्या कहा जाता है? ये मेरा सवाल है. पैंक्रियाटिक डक्ट को और क्या नाम दिया जाता है? जक्सा नो, वो तो बेटा किडनी में आता है. जक्सा ग्लोमेरुलर किस में आता है बेटा? वो तो नेफ्रॉन में आता है ना बेटा आपका. तो नेफ्रॉन का पार्ट है, जेजी सेल्स. वो तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था. ठीक है, ये आपके लिए सवाल है. चलिए ओके, ये आपका क्या है बेटा? लार्ज सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन का ये duodenum पार्ट है. आपको दिख रहा है डक्ट इसमें क्लियरली दिखाई दे रही है डक्ट. अच्छा, ये कौन सा ऑर्गन है बेटा? गॉल ब्लैडर. और ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये आपका लीवर है. लीवर से ये क्या है बेटा? डक्ट आ रहे हैं. ये आपका गॉल ब्लैडर है. गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? रिलीजिंग ऑफ बाइल जूस. बाइल जूस यहाँ से आ रहा है और किस में जा रहा है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में. पैंक्रियाटिक जूसेस सारे कहाँ जा रहे हैं? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे हैं. क्लियर? डाइजेशन वाले पार्ट में आपने क्लियरली इसको सीखा हुआ है. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए ये आपको डायग्राम, शायद डायग्राम को काफी हेल्प करेगा. कैन यू सी दिस? स्प्लीन. स्प्लीन कोई बता पाएगा स्प्लीन के बारे में? व्हाट इज द स्प्लीन? स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन इज अ ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी. जब आरबीसी को मरने का टाइम आता है वो कहाँ जा जाता है? स्प्लीन में. लेकिन जरूरत पड़ने पर यही स्प्लीन कई बार आरबीसी भी बनाता है एक्सट्रीम कंडीशन में. समझा आपको? वरना स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी. ठीक है, ये आपका स्प्लीन है. आपको दिख सकता है ये इसका बॉडी है, सॉरी ये इसका हेड है, ये इसका बॉडी है और इसका क्या बेटा? ये टेल है. ठीक है, ये आपका क्या बेटा? duodenum. स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है? duodenum. यहाँ से फिर क्या आता है? आपका jejunum स्टार्ट हो जाता है. देखिए, roughly 99% cells are called as acini. These produce digestive enzyme, ठीक है, which flow into gastrointestinal tract through a network of duct. Scattered among the exocrine acini are 1 to 2 million tiny cluster of endocrine tissues called as pancreatic islets or islets of Langerhans. तो मैंने बताया आपको कितना परसेंट से बेटा? 1%. और वो भी कहाँ? जितने भी आपके ये एक्सिनाइज सेल्स है, बहुत सारे हैं ऑब्वियसली. तो एक्सिनाइज सेल्स के बीच में क्या है? इनका छोटे छोटे क्या आपको ग्रुप मिल जाएगा. ठीक है, एनी डाउट? इनमें कौन कौन से होते हैं बेटा? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पीपी सेल, या फिर उनको क्या बोलते हैं? एफ सेल भी कहा जाता है. राइट? देखिए एक ही करके पढ़ते हैं. अल्फा सेल क्या रिलीज करता है? ग्लूकागॉन. ये क्या करेगा बेटा? ये हाइपर ग्लाइसीमिक. ग्लाइसीमिक का मतलब होता है ग्लूकोज. ये आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या करेगा? हाइपर कर देगा. ठीक है. इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिक.
ये आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल क्या करेगा, कम करके नॉर्मल पे लाके छोड़ेगा। सोमैटोस्टैटिन ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, दोनों को इनहिबिट करता है। ये भी क्या करेगा, पैंक्रियाटिक कोलिनेटर ये भी इनहिबिट करता है, किसका बेटा, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट होने से, डायजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट होने से क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, पैंक्रियास को बोलेगा भाई आप डायजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट मत करो, गॉल ब्लैडर को बोलेगा भाई अब आप डायजेस्टिव एंजाइम को रिलीज मत करो। समझा आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना काम कर दिया है। समझ में आया आपको, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने बताया भी है कि हार्मोन्स होते हैं उनके बीच पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, यानी कि अगर एक हार्मोन के रिस्पॉन्स से दूसरा हार्मोन का लेवल बढ़ गया उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, और एक हार्मोन के कारण दूसरे हार्मोन का रिस्पॉन्स क्या जाता है, कम, उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। दोनों डिपेंड करता है क्या कंडीशन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, आपको पता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एक दूसरे के लिए अपोजिट है, राइट। ग्लूकागॉन ने ग्लूकोज लेवल बढ़ा दिया तो इंसुलिन क्या कर देगा, उसको कम कर देगा, तो दोनों एक दूसरे के लिए एंटागोनिस्टिक है। क्या ये एंटागोनिस्टिक? चलिए समझाता हूँ। The level of blood glucose control the secretion of glucagon and insulin via the negative feedback. ये दोनों एक दूसरे में नेगेटिव फीडबैक देते हैं। लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, जब आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो गया है, कम, तो इसकी वजह से क्या होगा, क्या सीक्रेट होगा बेटा, ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन किस पे काम करेगा बेटा, हेपेटोसाइट। और आपको पता है हमारे लीवर के अंदर क्या स्टोर्ड है बेटा, ग्लाइकोजन, है ना। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो क्या करेगा, आपका ग्लूकोज लेवल कम है तो क्या करेगा, ग्लाइकोजन को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और ग्लाइकोजन को फिर से कन्वर्ट किसमें कर देगा, ग्लूकोज में, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये वर्ड मैंने पहले ही बोला हुआ है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ा जा रहा है। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था 10th में, है ना, लास्ट 10th में पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस। लास्ट 11th में आपने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन में, फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड क्रेब्स साइकिल, थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, चेन रिएक्शन। तो वहाँ ग्लाइकोलाइसिस बेटा ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट किस हमारा ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज हो जाएगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इससे क्या होता है, हाई ब्लड शुगर लेवल आपका हो जाता है। लेकिन ये कब होगा, जब आपका ग्लूकोज लेवल कम है, लेकिन जब नॉर्मल से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, हाई ब्लड ग्लूकोज, तो क्या सीक्रेट होगा बेटा वहां से, इंसुलिन। कौन सीक्रेट करेगा उसको, बीटा सेल। और इंसुलिन क्या करेगा, सारे बॉडीज पे जितने जहां जहां से भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज उसको क्या करेगा, समेटना चालू करेगा। समझा आपको? जैसे कि जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा है उसको फटाफट कन्वर्ट किसमें करेगा, वापस से ग्लाइकोजन में, वापस जाओ ग्लूकोज कम करो। समझा आपको? आपका जो लिपिड है, जो आपका फैटी एसिड है, फैटी एसिड फिर से कन्वर्ट किसमें करेगा, लिपिड में। कहाँ जमा कर देगा उसको, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में जमा कर देगा, क्योंकि बेटा ब्रेकडाउन होने के बाद वो भी ग्लूकोज ही बनते हैं। तुमको बोलेगा नहीं तुम ब्रेकडाउन मत दो, भाग जाओ वापस से, डोंट कम हियर, यहाँ आने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो हर तरीके से क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस करके नॉर्मल पे लाके छोड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ये आपको आप ही के लिए बनाया गया है, ठीक है, काफी अच्छा है। तो इसको आप क्या करेंगे, घर पे जाके एकदम इत्मीनान से कोई फुर्सत हुए समय निकाल के आप क्या करेंगे, आंखें फाड़ फाड़ के देख लेना, पढ़ लेना। कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट बेटा, लेकिन लग रहा था उसे नोट डाउन करना, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, देखो फंक्शन ऑफ इंसुलिन क्या क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। दूसरा, अपटेक ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बोले फिर से क्या बन जाओ, प्रोटीन। प्रोटीन ब्रेकडाउन क्या बनाता है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड फिर क्या बनाएगा, ग्लूकोज। ये बोलेगा नहीं ग्लूकोज नहीं चाहिए, तो अमीनो एसिड तो फिर से क्या बन जा, प्रोटीन। स्पीड ऑफ द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, समझा आपको, फैटी एसिड बोलेगा वापस क्या बन जाओ, तुम लिपिड बन के स्टोर हो जाओ। स्लो डाउन द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, अगर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है तो उसका प्रोसेस क्या कर देगा, वो स्लो कर देगा, ठीक है। स्लो डाउन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लैक्टिक एसिड एंड
अमीनो एसिड। मतलब ओवरऑल क्या करना है इसका कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करके नॉर्मल तक पहुंचाना है। उसके लिए साम दाम दंड जो भी करना सब करेंगे। एनी डाउट? ओके, अब जरा ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको पता है ना, कई बार ऐसा होता है कि एक हार्मोन अकेला काम नहीं कर सकता, बहुत सारे हार्मोन मिलकर क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करते हैं। तभी तो हमारी बॉडी में क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सारे ऑर्गन्स मिलकर एक दूसरे को क्या करते हैं, कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, ताकि बॉडी के अंदर सारा फंक्शन प्रॉपर्ली होता रहे। याद है, ध्यान से देखना। सेवरल अदर हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स आल्सो रेगुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, जैसे कि HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। और कौन सा बेटा? ACTH एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या स्टिमुलेट करेंगे बेटा? इंसुलिन को। ग्रोथ हो रहा है, छोटे बच्चे के अंदर बेटा हमेशा क्या देखोगे, ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, ज्यादा, बिकॉज उसकी बॉडी में ग्रो हो रहा है। लेकिन एक बार 18-19 साल का हो गया, 17-18-19 जो भी है, उसके बाद बॉडी में ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना? उस समय के बाद से आपके अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम होना चाहिए, फिर नॉर्मल होना चाहिए, हाई होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बेटा अब HGH का काम बंद हो गया तो उस समय आपका ग्लूकोज लेवल क्या आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, याद तो मैंने सिखाया था। यहाँ से आपका एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, वो इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि बेटा अगर ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक क्या है, इसमें से ग्लूकोज में से बेटा आ रहा है, मान लीजिए एक हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वो क्या करेगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। तो उसे कम करने के लिए फिर कौन आएगा, इंसुलिन। तो इसने क्या किया, इंसुलिन को एक्टिव किया। तो वही बोल रहा है ना बेटा इसके अंदर कि क्या करना है, ये इंसुलिन है, ग्लूकागॉन के लेवल को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं ये सारे हार्मोन। एसिटाइलकोलिन, व्हाट इज एसिटाइलकोलिन, कोई मुझे बता पाएगा? मेरा दूसरा क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन ये रहा कि डक्ट जो आपका पैंक्रियास में जो मेन डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट, उसको एक नाम दिया जाता है, वो चाहिए। और आप मुझे दूसरा बताएंगे एसिटाइलकोलिन है क्या। ठीक है, हालांकि आप लोग गूगल में मार के फट से बता सकते हो, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद आप पढ़ें। ठीक है, क्योंकि ढूंढने के चक्कर में काफी सारी चीजें आप पढ़ लेते हैं। चलिए, आपने खाना खाया, मान लीजिए खाना खा लिया, आपके स्टमक को फूट गया, स्टमक से बहुत सारे आपके कुछ डाइजेस्टिव जूसेस है, वो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड कहाँ पहुँच गया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। आपको पता है आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में हो जाता है, ग्लूकोज में। तो खाना खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, हाई होता है। और ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो उसे कंट्रोल करने के लिए कौन आएगा, फिर से इंसुलिन आएगा। कौन आएगा, इंसुलिन। ठीक है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कंटेनिंग बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन which provide strong stimulation for insulin release. Glucose dependent insulinotropic peptide GIP, a hormone. GIP is a hormone released by the enteroendocrine cell. आपने सुना है enteroendocrine cell? एंटेरोकाइनेज हार्मोन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है। ठीक है, कहां से आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, आपने डाइजेशन में पढ़ा होगा कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, आपके स्टमक के अंदर भी कुछ छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। जैसे एक हार्मोन में बताओ गैस्ट्रिन, कौन सा हार्मोन, गैस्ट्रिन। जैसे एक हार्मोन अभी GIP, समझ में आ रहा है? जैसे एक और हार्मोन आपको कौन सा बेटा, आपका एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एंजाइम में बेटा, वो हार्मोन नहीं, सॉरी क्या है वो, एंजाइम। एंटेरोकाइनेज
ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंटेरोकाइनेज क्या कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है। एक और जरूरी लिख लो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एंटेरोकाइनेज। कब पता चला आपको ये, कैसे पता चला, गूगल पे, चलो बढ़िया। राइट डाउन एंटर फंक्शन ऑफ एंटेरोकाइनेज। ठीक है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम लिख लो, तो आपको पता भी लगेगा कि एंटेरोकाइनेज है क्या। ठीक है, ठीक है, पॉज कर दो। चलिए फिर से आपको मैं 2 से 3 मिनट टाइम दे रहा हूँ। अभी हम शुरू करेंगे इसके अंदर जो आपका जो कंटिन्यू है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने काफी सारे ऑर्गन को पढ़ लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट ऑर्गन जो कि मेल और फीमेल दोनों में ही अलग होता है। जिसमें हमारा जो पहला ऑर्गन है वो क्या था आपका, गोनाड्स। मेल के अंदर जो गोनाड्स होता है उसे टेस्टिस कहा जाता है और फीमेल के गोनाड को कहा जाता है बेटा ओवरीज। टेस्टिस, टेस्टिस एंड ओवरीज बोथ आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, देखिए जिस ऑर्गन में गैमीट्स बन रहे हो उन्हें बोला जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। राइट, तो हमारे मेल में टेस्टिस कहाँ बनता है बेटा, सॉरी स्पर्म कहाँ बनता है बेटा, टेस्टिस में, और फीमेल में जो ओवम बनता है वो कहाँ बनता है, ओवरी में। तो गोनाड्स में दोनों आएंगे। गोनाड्स का मतलब जहाँ पर आपके गैमीट्स बन रहे हो, गोनाड्स को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है। तो मेल के अंदर टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज आर द गोनाड्स, और इन्हीं को हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, कैन यू सी दिस हियर, ये आपका टेस्टिस है, राइट। ये आपका क्या बेटा टेस्टिस, ये दिख रहा है पार्ट, ये पार्ट में ये एपिडिडाइमिस है, क्या ये एपिडिडाइमिस। ये दिख रहा है ये पार्ट, ये आपका वास डिफरेंस, क्या ये वास डिफरेंस, ये आपका वास डिफरेंस है, ये एपिडाइमिस है, ये क्या आपका टेस्टिस है, ये क्या है स्क्रोटम, क्या ये स्क्रोटम है। ठीक है, लेकिन ये दिख रहा है कोई कॉर्ड, दिख रहा है कोई कॉर्ड, ये जो कॉर्ड आप देख रहे हो बेटा इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, टेस्टिकुलर कॉर्ड। ये कॉर्ड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके टेस्टिस को नीचे ले जाने के लिए एंड ऊपर की तरफ लेके आने के लिए। हम सब जानते हैं कि टेस्टिस का मेन काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। इसीलिए नेचुरल टेस्टिस को बॉडी के बाहर दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या होता है बेटा, हमारा टेस्टिस होता है। अब क्या होता है कि गर्मी के मौसम में जब गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है तो उस समय हमारे बॉडी का टेम्परेचर बेटा 37 है। तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि टेस्टिस क्या होता है नीचे तक क्या करता है, वो लाई कर देगा लाइक दिस। समझा आपको, ताकि जब नीचे आएगा तो आपकी बॉडी से थोड़ा दूर हो जाएगा और उसको हवा लगेगी, विंड का फ्लो होगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम, और स्पर्म फॉर्मेशन को कंटिन्यू कर सकता है। ठंडी के मौसम में क्या होगा, काफी मौसम ठंडा हो जाता है, उसको इतना ठंडा मौसम भी नहीं चाहिए। तो गर्मी लेने के लिए ये वापस से क्या हो जाएगा, ये बेटा ये श्रिंक हो जाएगा लाइक दिस। समझा आपको, तो टेस्टिस नीचे और ऊपर क्या करता है, शिफ्ट करता है एज पर द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो उसे कंट्रोल करने के लिए क्या है बेटा, आपको ये टेस्टिकुलर कॉर्ड्स आते हैं, कहेंगे बेटा टेस्टिकुलर कॉर्ड। आई होप इससे जो है आपकी मिस ने सिखाया होगा, सिखाया है टेस्टिकुलर कॉर्ड। ठीक है, इसके अंदर बेटा स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेल में गोनाड क्या बेटा, टेस्टिस, फीमेल में गोनाड क्या बेटा, ओवरीज। ध्यान देना, टेस्टिस का 2 काम है, गैमेटोजेनिक भी है, एंडोक्राइन भी है। टेस्टिस जब एंडोक्राइन होगा तो बेटा क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हार्मोन। और जब टेस्टिस गैमीट फॉर्मेशन कर रहा है तो क्या करेगा, वो स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करेगा बेटा, वो स्पर्मेटोजेनेसिस। मिस्टर सिखाया,
अरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यस सर। स्पर्म फॉर्मेशन सिखाया कि नहीं अभी तक? ये खाली स्ट्रक्चर खाली बताया, स्ट्रक्चर में मतलब खाली फिजिकल आउटर लेयर बताया। वो सर उसके अंदर बताया, वो उसके अंदर बहुत सारी टिब्यूल्स होती है, सेमिनिफेरस टिब्यूल, वासा रेक्टा, वासा एफ्रेशिया, सिखा दिया ना। डिटेल में नहीं पता है। टेस्टिस में से बेटा दो हार्मोन आते हैं, ध्यान सुनना। फिजिकल में क्या पढ़ना है? हार्मोनल कंट्रोल ना, बस हमें सिर्फ हार्मोन के बारे में ध्यान देना है। टेस्टिस में से दो हार्मोन आते हैं बेटा, एक हार्मोन होता है आपका प्रोटीन हार्मोन, एक होता है आपका स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन में क्या आएगा? टेस्टोस्टेरोन। प्रोटीनेशियस हार्मोन में क्या आएगा? प्रोटीनेशियस हार्मोन में आएगा बेटा आपका इनहिबिन। क्या आएगा? इनहिबिन। ठीक है, इनहिबिन कौन रिलीज करता है बेटा? सर्टोली सेल्स। यहाँ पे पढ़ा हुआ सर्टोली सेल क्या होता है? पढ़ा है ना? पता है सर्टोली सेल? आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मान लीजिए यहाँ पर टेस्टिस है, ठीक है, दिस आर व्हाट? टेस्टिस। अगर टेस्टिस का क्या बेटा? कट किया तो आपको पहले टेस्टिस से बाहर वाले लेयर ले जाएगा बेटा। ये बाहर वाला टेस्टिस का क्या? ये लेयर अंदर आपको जो, आपको पता है टेस्टिस के अंदर बहुत से डक्ट होती है, ट्यूब्स होती है, तो ट्यूब भी तो कटेगा ना बेटा। तो ये ट्यूब की क्या है? वो पार्ट है, ये ट्यूब का वो क्या बेटा? वो पार्ट है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? जर्मिनल एपिथेलियम मिलेगा। ये क्या है अंदर का? जर्मिनल एपिथेलियम। इनके बीच बीच में आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, लाइक दिस। ये जो सेल्स है बेटा, तो क्या होते हैं हम लोग? सर्टोली सेल्स। और अंदर यहाँ क्या होता है? यहाँ स्पर्म्स बन रहे हैं। क्या बन रहा है बेटा? ये स्पर्म्स। ठीक है, यहाँ पर दो ट्यूब्स के बीच में जो है, वहां पर बेटा को क्या मिलेगा? लेडिक सेल। क्या मिलेगा? लेडिक सेल को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर आपने सीखा हुआ है। तो ये है आपका सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल क्या रिलीज करता है? इनहिबिन। ठीक है, ओके। इनहिबिन क्या आपका? ये प्रोटीनेशियस हार्मोन। फीमेल की ओवरी भी इनहिबिन रिलीज करती है जरूरत पड़ने पर। स्टेरॉयडल हार्मोन में क्या आएगा बेटा? एंड्रोजेंस। क्या आएंगे बेटा? एंड्रोजेंस। एंड्रोजन में जैसे कौन सा आएगा आपका? टेस्टोस्टेरोन, डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ठीक है, ये दो नाम आपको आने चाहिए, टेस्टोस्टेरोन एंड डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। बेटा टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने वाला कौन है? लेडिक सेल, या फिर क्या बोलेंगे उसको? इंटरस्टिशियल सेल। बेटा दो हार्मोन आ रहे हैं, प्रोटीन वाला, स्टेरॉयड वाला। प्रोटीन वाला हार्मोन रिलीज कौन करेगा? सर्टोलिन। नाम क्या है? इनहिबिन। स्टेरॉयड हार्मोन में कौन रिलीज करेगा? लेडिक सेल्स। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजेन, जिसमें क्या आएगा? टेस्टोस्टेरोन एंड डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, देखो ध्यान से। लेडिक सेल रिलीज करता है स्टेरॉयडल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टिडायोन। ऑब्वियसली ये नाम जरूरी नहीं, लेकिन दो नाम तो आपको आने चाहिए, टेस्टोस्टेरोन एंड डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अंडरस्टूड? लेकिन ये लेडिक सेल को बोला किसने? लेडिक सेल को किसने बोला कि आपको ये हार्मोन रिलीज करना है? पता है आपको? लेडिक सेल को बोला है एलएच ने। किसने बोला बेटा? एलएच। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, ये आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से क्या निकला बेटा? आपका ल्यूटेराइजिंग हार्मोन। ये किस पे काम किया? मेल के अंदर एलएच किस पे काम करता है बेटा? लेडिक सेल्स पे काम किया। लेडिक सेल ने क्या रिलीज किया बेटा? एंड्रोजेंस। क्या रिलीज किया बेटा उसने? एंड्रोजेंस। अब आप बोलेंगे सर लेडिक्स के जो एलएच है वो तो फीमेल में आता है सर। तो मेल के अंदर जो एलएच है, ध्यान सुनना, मेल के अंदर जो एलएच है बेटा इसका एक और भी नाम दिया जाता है ICSH। क्या बोलेंगे? ICSH, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझा आपको? तो ये LH ये क्या है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? क्या ये? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकला? LH या ICSH। उसने किस पे काम किया बेटा? लेडिक सेल को उसने रिलीज किया एंड्रोजेन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया?
और यही एंड्रोजन क्या करते हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मेल के अंदर मुस्टैच आना, बियर्ड आना, आवाज का भारी होना, अंडर आर्म्स में क्या आना, सेक्सुअल ऑर्गन पर हेयर का ग्रो होना, ना उसको प्यूबिक हेयर बोलते हैं, एक्सिलरी हेयर्स बोलते हैं, समझ में आ रहा है, मसल्स का डेवलप होना, एग्रेशन आना, ये सब किसके वजह से हो रहा है बेटा, ये सब का सब लेडिक सेल में जो हार्मोन रिलीज किया कौन सा, एंड्रोजेंस, उसकी वजह से हो रहा है। अंडरस्टूड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आराम से देख लेना कैसे काम कर रही है। Androgens. Androgens is responsible for the development, growth and maintenance of male secondary sex organs and characters. ये थोड़ा बहुत स्पर्मेटोजेनेसिस को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। उसमें भी दो अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, स्टेप्स मिलेंगे, समझा आपको, ठीक है, आप सीखोगे तो डिटेल में। सिखाते हैं कुछ ऐसे प्लीज यार मिस को बदनाम मत करो यार, सभी का होना, किसी भी टीचर को बदनाम मत करो, सच्ची मतलब डेडिकेटेड हो यार। अभी उनके सामने मेरे सामने उनकी बुराई कर रहे हो, तो उनके सामने मेरी बुराई करोगे आप, ऐसा मत करो। किसी भी टीचर की बुराई मत करो, तो वो आप ही के लिए आते हैं ना। अभी आप ऐसे बोले कुछ सिखाते नहीं, तो ऐसा मतलब कुछ कैसे नहीं सिखाते, कुछ नहीं सिखाते मतलब क्या कर रहे हैं आप, सिखाते मतलब पूरा डिटेल का, जैसे आप ये मतलब डिटेल में नहीं सिखा पाते, जितना आप सिखा डिटेल भूल जाते हैं वो उतना डिटेल में नहीं आते, वो अलग केस है भाई। मैंने बोला ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 24 घंटे चाहिए, 24 आवर, इन्हीं 2 घंटे के 12 लेक्चर, ये 1.5 घंटे 16 लेक्चर, समझा आपको। चलिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, प्रोटीनेशियस हार्मोन। अच्छा प्रोटीनेशियस हार्मोन में क्या पढ़ना है बेटा, इनहिबिन। इनहिबिन क्या करेगा, बोलेगा अच्छा चलो ठीक है, हार्मोन आ गया, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, डाइहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, एंड्रोडायस्ट्रोन का लेवल बढ़ गया, बहुत बढ़िया। चलो अभी क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है, क्या करना है, कंट्रोल। तो यही टेस्टिस के अंदर जो बेटा सर्टोली से लेवल बोलेगा भाई लेवल ज्यादा हो गया है, अब इसे क्या करो, इनहिबिट करो। इनहिबिट करने के लिए कौन सा हार्मोन आएगा बेटा, इनहिबिन। इनहिबिन क्या है बेटा, नेगेटिव फीडबैक देगा, क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक, तो इसको रोकना है, समझा आपको, क्लियर, ठीक है। So inhibin secreted by certain cell, it has a negative feedback effect with the FSH. Androgen binding protein secreted by certain cell bind with the androgens and maintain their high concentration inside the seminiferous tubule. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इनहिबिन इम्पोर्टेंट है बेटा, पहले बोल रहा हूँ। देखो जो मैंने आपको बताया, ये जो है ना, इसको मैं तो फिर से फ्लो चार्ट बताता हूँ। देखिए हमारे पास है बेटा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया, ठीक है, वो हार्मोन का नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन ने बेटा किस पे काम किया, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में काम किया। उसने क्या रिलीज किया बेटा, इसने हार्मोन रिलीज किया गोनाडोट्रोपिन। कौन सा बेटा हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन। इसमें 2 हार्मोन आ जाते हैं बेटा, LH भी आता है, सॉरी FSH भी आता है और LH भी आता है, समझा आपको। FSH जाएगा और LH दोनों किस पे काम करेंगे बेटा, ये FSH किस पे काम करता है, दोनों एक्चुअली टेस्टिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन FSH का काम करेगा सर्टोली सेल पे। किस पे काम करेगा बेटा, सर्टोली सेल्स। LH किस पे काम करेगा बेटा, ये लेडिक सेल। सर्टोली सेल क्या रिलीज करेगा बेटा, FSH की वजह से सर्टोली सेल क्या करेगा, FSH की वजह से सर्टोली सेल हो जाएगा एक्टिव और वो बोलेगा ओके नाउ आई एम एक्टिव। तो जितने भी जर्मिनल एपिथेलियम में क्या करोगे आप, स्पर्म बनाना शुरू करोगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाने के लिए सर्टोली सेल को एक्टिव करना जरूरी है, और एक्टिव होने के लिए इसको क्या चाहिए बेटा, FSH। इससे क्या होगा बेटा, आपका स्पर्म फॉर्मेशन शुरू होगा, यानी स्पर्मेटो
oogenesis। लेडी सेल क्या करेगा बेटा, ये यूज करेगा एंड्रोजेंस। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। तो ये सारे हमारे क्या है, ग्लैंड है बेटा, क्या ये ग्लैंड्स। ये सब क्या है बेटा, हमारे हार्मोन्स। क्या ये, तो ही चीज यहाँ लिखा हुआ है, सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे एक चीज साबित हो गया ना, चाहे वो एफएसएच चाहे एलएच हो, मेल और फीमेल जो हार्मोन है तो सेम ही है। एफएसएच मेल में भी है, एफएसएच फीमेल में भी है, एलएच मेल और फीमेल दोनों में है। इसका मतलब दोनों ही कॉमन है, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट, दोनों का इफेक्ट और दोनों का साइट ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है, लेकिन होते दोनों है। आपको जैसे फीमेल के अंदर होता है बेटा, लैक्टोज को प्रोड्यूस करने के लिए लैक्टोट्रोपिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन भी होता है, मतलब प्रोलैक्टिन, जिससे क्या होता है मिल्क अपने वेसल से मिल्क प्रोड्यूस कर पाती है। मेल के अंदर भी प्रोलैक्टिन आता है, आपको पता है? मेल के अंदर भी प्रोलैक्टिन आता है, लेकिन उस प्रोलैक्टिन का उनके पास कोई रिसेप्टर नहीं होता, इसलिए वो किसी काम का नहीं है। अंडरस्टूड? ठीक है, कुछ पूछना पूछो, 2 मिनट ब्रेक हो जाए, पॉज कर दो, चाय पी लियो, देखो अच्छा लगेगा। तो आपको आई थिंक जो मैंने फ्लोचार्ट बनाया था वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अभी इसमें याद है दो, पे अटेंशन या लेडी सेल क्या करता है मैंने आपको बता दिया, सडल सेल क्या करता है वो मैंने आपको बता दिया। सडल सेल अगर स्पर्म फॉर्मेशन हो चुका अच्छा खासा, तो सडल सेल क्या रिलीज करेगा बेटा, इनहिबिन एंड एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन भी रिलीज करेगा, ठीक है। अब किस पे आते हैं, फीमेल के ओवरीज पे। ओवरीज भी क्या कर रहे हैं बेटा, 2 काम कर रहे हैं, ये भी हार्मोन भी सीक्रेट कर रहे हैं और oocyte फॉर्मेशन भी कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, ये oocyte, ठीक है। यानी कि हम लोग बोलते हैं oogenesis, क्या बोलेंगे उसको बेटा, oogenesis एंड हार्मोन, यानी एंडोक्राइन के साथ साथ ये गैमेटोजेनिक फंक्शन भी कर रहा है, ओके। हमको मतलब किससे फिलहाल तो एंडोक्राइन फंक्शन याद है डायग्राम, कोई डायग्राम याद आ रहा है? ये देख रहा है पूरा पार्ट, ये आपका कॉर्टेक्स, ये मेडुला, ये बाहर वाला आपका क्या, जर्मिनल एपिथेलियम। हालांकि वो किसी काम का नहीं होता, जर्मिनल एपिथेलियम को नया नाम दिया गया है, इसको सरफेस एपिथेलियम कहा जाता है, क्योंकि कुछ भी उसको जर्मिनेट नहीं होता। ये आपके प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, जब एफएसएच आएगा, क्या आएगा बेटा, एफएसएच, तब प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप होते हैं किसके अंदर, ग्राफियन फॉलिकल में, राइट, ग्राफियन फॉलिकल। फिर एलएच आएगा, एलएच क्या करेगा बेटा, ग्राफियन फॉलिकल को बर्स्ट करेगा और उसमें से क्या निकल जाएगा, आपका सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा, ठीक है। सर्कल है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो एक काम करेंगे, इसको नेक्स्ट टाइम क्या कर लेंगे, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो